गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लास्ट क्लास तक अपन ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था आपके चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 अपन ने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिया था आयन विनिमय, जिसकी अपन ने पूरी बातें कर ली। आयन विनिमय के महत्व तक पूरी चैप्टर ये आपके कंप्लीट हो गया। अब आज अपन इसके आगे अगला चैप्टर है, अपन क्रम वाइज चल रहे हैं। पिछली क्लास तक अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अध्याय नंबर 1, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और 1 नंबर 2 नंबर पहला आपके मृदा निर्माण से संबंधित था, दूसरा आपके जीवांश पदार्थ से संबंधित था, तीसरा आपके मृदा कोलाइड और चौथा भी अपन ने पढ़ा आयन विनिमय से संबंधित। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे आज अपन पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर है, मृदा से संबंधित है, लेकिन अपने जो अपने बेसिक पढ़ा हुआ है आपके उससे मिलता जुलता है। पीएच से संबंधित है, मृदा का पीएच है ना। पहले मैं आपके सामने चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे अपन। अध्याय नंबर 5 है आपके मृदा अभिक्रिया। अध्याय नंबर 5 है आपके मृदा अभिक्रिया, है ना, सॉइल रिएक्शन। अब इसके आगे अपन बात करेंगे मृदा अभिक्रिया के अंदर कि मृदा किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, इन सब के बारे में। और मृदा से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मृदा से संबंधित सारी बातें करेंगे कि मृदा के पीएच क्या, पीएच पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पीएच क्या होता है। इस चैप्टर में आपके सारी चीज़ें इस पीएच के इर्द गिर्द ही चलेगी, है ना। तो पीएच क्या होता है, इससे संबंधित बात पता होना चाहिए आपको कि पीएच से संबंधित अपन क्या होता है। तो आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा हुआ है पीएच क्या आता है, ये जल की, या फिर जैसे अपन मृदा से संबंधित पढ़ रहे हैं तो मृदा की अम्लता, क्षारीयता एवं उदासीनता, उदासीनता को बताता है पीएच। पहले पीएच स्केल होती कैसी है वो आपको मैं चित्र बना के बता देता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे अपन पीएच स्केल से संबंधित। कि पीएच स्केल जैसे आपके इस प्रकार की होती है, ये एक पीएच स्केल है जिसके अंदर क्या होते हैं, जैसे अपन माप करने के लिए स्केल लेते हैं ना, वैसे ही स्केल होती है जिसके अंदर क्या होते हैं 1 से लेकर 14 तक गिनती लिखी हुई होती है, 0 से लेकर 14 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 तक। 7 पर क्या होती है, एकदम सेंटर पॉइंट होता है इसका, ठीक है। 7 इसका क्या हो गया, आपके सेंटर पॉइंट हो गया, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि 0 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर 7 तक तो क्या होती है, वो अम्लता को बताता है, किसको, अम्लता को। और 7 से लेकर 14 के बीच में वो बढ़ाता है आपके क्षारीयता को, कि मतलब ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है। इस तरफ तो क्या होता है आपके H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, और इस तरफ बढ़ती है आपके OH- आयन की सांद्रता। सांद्रता मतलब इसकी मात्रा बढ़ती है। अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो ये, और 7 नंबर पे क्या होता है आपके, ये उदासीन होता है। अपन ने बात करी पिछले चैप्टर में कि मृदा जो उदासीन मृदा होती है वो ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, अम्लीय मृदा कम उपजाऊ होती है। इसके अलावा क्षारीय मृदा भी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। ये अपन ने बात कर ली थी। आगे बात में पीएच स्केल क्या, ये एक पीएच स्केल है। इसके अंदर क्या होता है 0 से लेकर 7 तक तो अम्लीय। अब अम्लीयता, अत्यधिक अम्लीय कौन से होते हैं, जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता कम होती जाएगी तो अब मृदा उदासीन होने लग जाएगी, और OH आयन की सांद्रता कम होती जाएगी तो वो मृदा क्या होने लग जाएगी, आपके उदासीन होने लग जाएगी। तो H+ आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता बढ़ने पर अम्लता बढ़ती है। आगे बात समझ में, अम्लता बढ़ती है, ये ध्यान रखें। और OH- आयन की सांद्रता बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, ये ध्यान रखें। आगे बात समझ में कि अम्लता कब बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है आपके OH आयन की सांद्रता, इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो अम्ल मृदा क्या हो जाएगी आपके, मतलब 14 क्या है आपके सबसे ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होता है
है ना। सबसे ज़्यादा अम्लीय पदार्थ जैसे आपके NaOH है, कास्टिक सोडा, जिसका pH लगभग 13 से 14 के मध्य होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और सबसे ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होते हैं आपके जैसे HCl है, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अम्लीय है। और जैसे जैसे pH क्या होगा, जैसे 5 है, 6.5 से 7.5 है, ये तो क्या उदासीनता के अपन मानते हैं इसको, बीच में जो पदार्थ होते हैं। तो आगे बात समझ में, pH स्केल क्या होती है, किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापने का यंत्र है, ठीक है, pH स्केल। और इसके अलावा किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापने का यंत्र है, और मापने के लिए क्या होती है, इसके अंदर 0 से लेकर 14 तक इसके ऊपर मापांक लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर 0 से 7 के मध्य तो वो अम्लता को दर्शाता है, और 8 से 14 के मध्य वो क्षारीयता को दर्शाता है। और H+ आयन क्या होते हैं, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो वो मृदा अम्लीय होने लग जाती है, और OH- की सांद्रता बढ़ती है तो वो पदार्थ क्या आपके क्षारीय होता है। 8 नंबर, जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे तो प्रबल क्षारीय होगा, और इस तरफ बढ़ेंगे तो प्रबल क्या होगा पदार्थ, प्रबल अम्लीय होगा, ये होगा। यहाँ तक ये आप ध्यान रखें। अब अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ये अपने इस चैप्टर की बेसिक चीज़ होगी pH स्केल। तो अभी नाम आएगा आपके बार बार कि pH, इसका pH इतना है, इसका pH, तो वो आपको मैंने बता दिया कि pH क्या काम आता है और क्या मापते हैं इससे। अब इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं, मृदा अभिक्रिया, सॉइल रिएक्शन को, जिसके अंदर अपने जो भी चीज़ें हैं वो पूरी पढ़ेंगे अपन डिटेल से, जहाँ जैसे अपने आगे के चैप्टर में भी पढ़ा उसी प्रकार इसी के चैप्टर को भी अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो मृदा अभिक्रिया आपके इससे संबंधित बात करने के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मृदा अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, सॉइल रिएक्शन, है ना, ठीक है। अब इसके बाद में अपन मृदा अभिक्रिया के अंदर क्या होते हैं, मृदा में जो अभी मैंने बात कर ही ली आपके कि मृदा में H+ आयन, मृदा में H+ आयन तथा OH- आयन के मध्य संबंध को मृदा अभिक्रिया में पढ़ेंगे अपन, है ना। संबंध को किस में पढ़ेंगे अपन, मृदा अभिक्रिया के अंदर पढ़ेंगे, क्या होता है और मृदा कितनी अम्लीय है ना, मृदा आपके अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे। और ये तीनों चीज़ें किससे निर्धारित होती है, अभी अपन ने बात की कि pH के द्वारा निर्धारित होती है। अम्लता, क्षारीयता एवं उदासीनता को pH स्केल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो मृदा अभिक्रिया से अभिप्राय क्या लगा सकते हैं अपन कि मृदा की अम्लता, क्षारीयता, मृदा विलयन की अम्लता क्षारीयता से है। मतलब मृदा अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया आपके, मृदा की अम्लता, क्षारता एवं उदासीनता से अभिप्राय है मृदा अम्लीयता की। अब अपन बात करेंगे मृदा के विलयन के अंदर खूब सारे आयन्स होते हैं, जो अपन ने पिछले चैप्टर में भी बात की कि मृदा विलयन के अंदर खूब सारे आयन होते हैं। उन आयनों के अंदर कौन से आयन जो अम्लता को बढ़ाते हैं और कौन से आयन जो क्षारीयता को बढ़ाते हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। अगली बात में जो आयन जो अम्लता को बढ़ाते हैं उनको अपन अम्लीय आयन्स कहते हैं, और जो क्षारीयता को बढ़ाते हैं उन्हें अपन क्षारीय आयन्स कहते हैं। तो इनके बारे में अपन बात करेंगे कि अम्लीय आयन्स कौन से होते हैं आपके और क्षारीय आयन्स कौन से होते हैं। आगे बात समझ में, तो अम्लीय और क्षारीयता के बारे में बात करते हैं अपन। इससे पहले अम्लता और क्षारीयता के अंदर, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ अम्लीय आयन्स के बारे में। अम्लीय आयन्स हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन आयन, सबसे पहले तो H+ आयन है, इसके अलावा नाइट्रेट आयन है NO3-, इसके अलावा आपके सल्फेट आयन है SO4-2, इसके अलावा आपके एल्यूमिनियम आयन है जो अपन ने बात की अप्रत्यक्ष रूप से भी अम्लीयता को बढ़ाते हैं, है ना। इसके अलावा अब क्षारीय आयन्स की बात करें अपन, अम्लीय आयन्स हो गए। क्षारीय आयन्स की बात करें, ये तो गए अम्लीय आयन्स, ये आपके क्षारीय आयन्स की बात करूं तो मैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपके क्षारीय आयन्स के अंदर आ जाएगा आपके OH-, इसके अलावा आपके कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा आपके सोडियम आयन, इसके अलावा आपके पोटेशियम आयन। तो ये आपके क्या है, अम्ल, ये तो आपके अम्लता को बढ़ाते हैं, और ये आयन आपके किसको,
क्षारीयता को बढ़ाते हैं। इनके नाम तो पता चल गए, हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन, ये सल्फेट आयन और ये एल्यूमिनियम आयन, और ये OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या बोलते हैं आपके, हाइड्रोक्सिल, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। ये आपके कैल्शियम आयन, ध्यान रखें ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता भी होगी। कैल्शियम आयन, ये आपके मैग्नीशियम आयन, ये आपके सोडियम आयन, और वो आपके पोटेशियम आयन। तो ये तो ध्यान रह ही जाएगा आपके पोटेशियम आयन। तो ये तो आपके ध्यान रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम मृदा में किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये आपके मृदा के अंदर क्षारीय आयन के रूप में कार्य करता है। सल्फेट आयन किसके अंदर है, आपके अम्लता के बारे में बताता है। नाइट्रेट आयन अम्लता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये आयन हो गए आपके, क्या होते हैं आपके, आगे बात समझ में कि ये तो अम्लता को दर्शाएंगे, ये क्षारीयता को दर्शाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि अम्लता और क्षारीयता होती कैसे है। अगर मृदा के अंदर क्या होंगे, अगर मृदा के अंदर क्या है, अम्लीय मृदा अभिक्रिया, अगर मृदा विलयन में क्या होंगे, H+ आयन, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता OH- आयन, OH- आयन से ज़्यादा है तो मृदा क्या होगी, अम्लीय होगी। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो वो मृदा क्या होगी, आपके अम्लीय होगी। और मृदा विलयन में क्या होगी, मृदा विलयन में OH- की सांद्रता, OH- आयन की सांद्रता H+ आयन, H+ आयन से ज़्यादा है तो मृदा क्या होगी, आपके मृदा आपके क्षारीय होगी। आगे बात समझ में, H+ की मात्रा ज़्यादा है तो मृदा अम्लीय होगी, और OH की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगी। अब उदासीन कैसे होगी कि मृदा विलयन में H+ तथा OH- क्या है, संतुलित अवस्था में, एकदम समान मात्रा में, संतुलित मात्रा में हो तो मृदा क्या होगी, आपके उदासीन होगी। तो तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गई बात समझ में। अम्लता कब होगी, जब H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। मतलब क्या होगा कि H+ आयन की मात्रा आपके ज़्यादा है और OH- आयन की सांद्रता कम है तो वो क्या होगी, आपके अम्लीय मृदा। और H+ आयन की सांद्रता तो आपके कम है और H+ आयन की सांद्रता तो कम है, इसके अलावा आपके OH आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो वो मृदा क्या होगी, आपके क्षारीय होगी। और अगर दोनों की मात्रा H+ आयन बराबर OH- आयन और दोनों बराबर हैं तो वो मृदा क्या होगी, आपके उदासीन होगी। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि मृदा अम्लीय कब होगी और क्षारीय कब होगी और उदासीन कब होगी। उदासीन कब होगी, जब दोनों की मात्रा क्या हो, संतुलित मात्रा में, बराबर मात्रा में होगी तो वो मृदा उदासीन होगी। H+ की ज़्यादा है, OH की कम है तो वो मृदा अम्लीय है। H+ की कम और OH- की ज़्यादा है तो वो मृदा क्षारीय। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि मृदा pH, अगर अपन साधारण जल लेते हैं, डिस्टिल वाटर लेते हैं, देखो ये तीनों मिटा दूँ, आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे बात करते हैं अपन, अगर अपन डिस्टिल वाटर की बात करें, डिस्टिल वाटर मतलब जो प्योर जल आता है, एकदम शुद्ध जल, अशुद्ध जल, है ना। मृदा pH, है ना, मृदा, अगला टॉपिक है आपकी ये मृदा pH की बात करें अपन, मृदा pH। तो मृदा pH के अंदर सबसे पहले अपन बात करें एक शुद्ध जल की। शुद्ध जल मतलब डिस्टिल वाटर या फिर आप अशुद्ध जल। अशुद्ध जल क्या होता है, अशुद्ध जल विद्युत का
कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार के अन्य आयन नहीं होते हैं, कुचालक होता है। अगली बात समझ में, अशुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी विद्युत अपघट्य नहीं होता, निर्बल दुर्बल कोई विद्युत अपघट्य नहीं होता। अगर जल के अंदर कोई अशुद्धि है, जल में क्या होगी? जल में अशुद्धि होने पर क्या होंगे वो? जल में अशुद्धि होने पर वो क्या हो जाएंगे? आपके विद्युत का सुचालक हो जाएगा। आगे बात समझ, उसके अंदर क्या हो जाएगा? आपके विद्युत का प्रवाह होने लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध जल, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, शुद्ध जल विद्युत का चालक होता है या कुचालक होता है? तो ये आप ध्यान रखना, अशुद्ध जल या शुद्ध जल क्या होंगे? वो आपके विद्युत का कुचालक होगा। अब अगर मैं बात करूं एक अभिक्रिया की, जल का अगर अपन आयनन करते हैं साधारण ताप पर, उसका विघटन करते हैं, तो वो क्या होता है? अल्प मात्रा में टूटता है। उसका विघटन क्या होगा? अल्प मात्रा में। जैसे साधारण जल का सूत्र क्या हो गया आपके? ये H2O, इसका अपन क्या करें? आयनन करें, आयनाइजेशन, आयनन करें, तो ये क्या होगा? आपके दो भागों में टूट जाएगा। कौन कौन से भाग हो जाएंगे? एक तो आपके H+ के अंदर और OH- आयन के अंदर टूटता है, ये अपन को पता है। और अगर अपन वापस करते हैं तो इसका क्या हो जाता है? ये H2O भी बन जाता है। तो ये तो आपकी क्या है? आयनन क्या होता है? अल्प मात्रा में होता है, विघटन अल्प मात्रा में होता है जल का आयनन। अगर अपन इसको द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार अपन इसको करें। पहले तो पता होना चाहिए कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम होता है क्या आपको? द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता बराबर आ जाता है, आपके एक स्थिरांक आता है। तो मैं पहले आपको ये नियम बता दे रहा हूँ, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम की बात करें तो इसमें क्या आता है? उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, और ये दोनों बराबर किसके होती है? आपके एक स्थिरांक के बराबर होती है, एक स्थिरांक है ना, कांस्टेंट के बराबर होती है। तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता, इस अभिक्रिया की बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सांद्रता को लिखने के लिए अपन क्या करते हैं? एक कोष्ठक का उपयोग करते हैं ना, जिसके अंदर मैं बात करूं, आपको लिख के बताऊं तो क्या आ जाएगी? आपके H+ आयन की सांद्रता इनटू में आपके OH- की सांद्रता बटा में H2O आयन की, H2O की सांद्रता। तो ये इस प्रकार से होगा आपके। आगे बात समझ में ये, तो स्थिरांक क्या आ गया? उत्पाद तो ये हो गए ना, इनको तो अपन अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, और जो बनता है उसे अपन उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अब अपन इसको लिखें, आगे बात समझ में, H+ आयन की सांद्रता बटा OH- आयन की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता बराबर स्थिरांक आएगा। इसको मैं अब सीधा लिख देता हूँ आपके क्रिया नियम के अनुसार सीधा। तो स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा? एक स्थिरांक बराबर आ जाएगा H+, सांद्रता को एक बड़े कोष्ठक से ऐसे दर्शाते हैं, H+ आयन, और उत्पाद में क्या है? और OH- आयन। कोष्ठक हटाएंगे अपन तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? वो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा आपके? ये H2O की सांद्रता, या फिर H2O को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H2O, इसको अपन HOH ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों के अंदर, दोनों में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, H2O आयन की सांद्रता। अपन इसकी स्थिरांक की जगह पर एक लिख सकते हैं, जैसे K बराबर H+ की सांद्रता बटा OH- आयन की सांद्रता बटा H O। तो यहाँ पे K क्या है? एक स्थिरांक है। आगे बात समझ में, H2O का आयनन करते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है, H+ आयन और OH- आयन। इसको अपन द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार लिखते हैं। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है
कि स्थिरांक बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद अपने पास में ये रहा H+ और OH- और अभिकारक अपने पास में H2O रहा। तो इसको अपन एक क्या बनाते हैं कि स्थिरांक की जगह पर अपन K लिख देते हैं, K मान लेते हैं कि स्थिरांक को, तो अपने पास में ये अभिक्रिया और ये नियम प्राप्त हो जाता है। अगर अपन इसको अपन निश्चित ताप पर अगर इसका विघटन करके देखते हैं तो निश्चित ताप पर क्या होगा इसका विघटन, देखो आगे बात करते हैं अपन इसके अंदर। मिटा दूँ ये तो आगे आपके द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार, किसके अनुसार है ये, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार। अब अपन क्या करें, इसको मिटा दूँ ये ऊपर, ये अपने पास में आई। अब इसको अगर अपन कैसे करें, इसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको अपन देखें तो जो आपके इसका पक्षांतरण करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके के, इसका मतलब इस प्रकार से गुणा करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, ये KHOH बराबर H+ आयन और OH- आयन। ठीक है, इस KOH को अपन क्या H2O को अपन क्या लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं ना, जल ही तो है ये। तो जल की जगह पर अपन इसको W लिख देते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में। तो क्या करें, तो ये क्या हो जाएगा आपके H2O के W बराबर क्या आ जाएगा, H+ आयन और OH- आयन, H+ आयन और जल कणु। तो दो स्थिरांकों को अगर अपन गुणा करेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपके, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपके, जल का आयनिक गुणनफल। क्या हो जाएगा, ये जल का आयनिक गुणनफल क्या आ जाएगा, ये आप क्या आ जाएगा, जल का आयनिक गुणनफल। समझ में आ गई बात में। जल का आयनिक गुणनफल को किससे व्यक्त करते हैं अपन, आयनिक गुणनफल प्राप्त होता है इसको अपन KW से व्यक्त करते हैं। तो जल का आयनिक गुणनफल किसे कहेंगे अपन, इसकी अगर अपन परिभाषा की बात करें तो जल में उपस्थित H+ तथा OH- आयन्स की सांद्रता H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं और इसको व्यक्त किससे किया जाता है, आपके KW से किया जाता है। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा, जल में उपस्थित H+ आयन OH- आयन के सांद्रता के गुणनफल को अपन क्या कहेंगे, आपके जल का आयनिक गुणनफल। और ये प्राप्त किससे हुआ, आपके द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार। एक स्थिरांक मान लेते हैं और स्थिरांक की जगह पर जल की जगह पर अपन W लिखते हैं, वाटर। तो ये आपके आ जाता है। अब अगर अपन बात करें इसके आगे एक निश्चित ताप पर, क्या बात करें अपन, एक निश्चित ताप पर बात करें तो निश्चित ताप पर इसके अंदर क्या परिवर्तन आता है, देखो निश्चित ताप पर क्या हो जाएगा आपके जी, रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके, रूम टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादातर अपन मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर अपन बात करें तो KW बराबर क्या आ जाएगा आपके, ये जल का आयनिक गुणनफल H+ आयन और OH- आयन, यही है आपके। तो इनको अगर अपन रूम टेम्परेचर पर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, H+ आयन का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -7 है ना, 1 × 10 की पावर -7। और OH- टोटल pH स्केल में कितने होते हैं आपके, ये 14 होते हैं ना, 0 से लेकर 7 और 14 तक। तो H+ आयन की सांद्रता कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 7 के मध्य। तो क्या होगा, ये 1 × 10 की पावर -7 और इसकी सांद्रता कितनी होती है, 1 × 10 की पावर, ये भी 7 है तो -7। H+, तो ये तो आपके H+ आयन, ये आपके OH- आयन। तो इसकी जगह पर अपन ये लिख सकते हैं ना, मान H+ की जगह और OH- आयन की सांद्रता की जगह पर। तो देखो आप अपन इसकी जगह पर ये लिखें तो क्या होगा आपके
KW बराबर H प्लस आ गया 1 इंटू 10 की पावर -7 इंटू क्या हो जाएगा आपके, या फिर अपन इसको कोष्टक में ही रखें, एक इसको भी 1 इंटू 10 की पावर -7। अगर अपन इसको गुणा करेंगे तो KW बराबर क्या आ जाएगा आपके 10 की पावर -14 आ जाएगा ना ये। और 10 की पावर -14 को अपन कैसे लिखें, इसको अपन लिखेंगे 1 के आगे क्या होगा 10 की पावर, ये आपके जल का आयनिक गुणनफल क्या रहता है 10 की पावर -14। H प्लस आयन की सांद्रता तो ये हो गई आपके, तो अपन 0.14 को अपन ये लिख सकते हैं 0.1 0. अब आपके 1 के आगे अपन कितना शून्य लगाएं, 14 है तो 14 लगा लेंगे। बड़ा लिख रहा हूँ थोड़ा, ये हो गया और 1 और ये, तो ये आपके 10 की पावर 14 के बराबर हो गए। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान क्या होता है आपके ग्राम आयन्स प्रति लीटर हो गए आपके। KW बराबर या फिर H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता इसके बराबर, या फिर जल की 1 इंटू 10 की पावर -7 को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -7 है, जैसे 1 इंटू 10 की पावर -7 है तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 0.70 लगा लो आगे आप, है ना। अभी मैं इसकी अगले क्लास में पूरी सारणी बना के बताऊंगा कि H प्लस आयन की सांद्रता pH 1 बढ़ता है तो उसकी सांद्रता कितनी बढ़ती है, OH माइनस सांद्रता कितनी घटती है, अपन अगले क्लास में पूरी डिटेल से पूरी बात करेंगे। अभी आपको मैं ये 7 कैसे लगाते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि अगली क्लास में अपन इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। ग्राम आयन प्रति लीटर ये होता है, इसकी 0.7 की जगह पर अपन ये भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ, तो अपन ने एक स्थिरांक की बात की, आज अपन ने पहले बात की कि pH स्केल के बारे में, फिर मृदा अभिक्रिया के अंदर पढ़ा कि मृदा अभिक्रिया किसको दर्शाता है, मृदा के अंदर अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को दर्शाता है। फिर अपन ने अम्लीय आयन्स कौन से होते हैं जो मृदा में अम्लता को बढ़ाते हैं, फिर क्षारीय आयन्स कौन से होते हैं जो मृदा में क्षारीयता को बढ़ाते हैं, इनके बारे में बात की। अब अपन ने फिर बात की कि एक स्थिरांक के बारे में बात की कि जल का अपन आयनन करते हैं, आयनिक विघटन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है जल H2O H प्लस और OH माइनस आयन में टूटता है, उसका द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से करते हैं तो उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता आती है। और उत्पाद की सांद्रता के अंदर तो आपके क्या है H प्लस और OH माइनस आयन, और अभिकारक के अंदर आपके H2O, तो उसको अपन करते हैं गुणा करते हैं तो एक स्थिरांक लिखते हैं उसकी जगह पर, और स्थिरांक की जगह पर अपन ने W लिखा। फिर अपन ने रूम टेम्परेचर की बात की 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपके H प्लस आयन, इसकी जगह पर 10 की पावर -7 10 की पावर -7 करेंगे, 10 के वाटर बराबर आ गया आपके pH 10 की पावर -14। इसको अपन इस आधार पर भी लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने इतनी बात की, इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।